Hello, guys. Welcome to all of you at your own channel Book Hive Educators. एज यू नो कि आज का जो टॉपिक है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। बच्चों, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, डी ट्रिपल एस पी, आईबीपीएस, बैंकिंग या फिर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं आपके पेपर में। ओके, तो आज हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक सेंटेंस गिवन होगा और उस सेंटेंस में एक छोटा सा पार्ट या तो हाईलाइटेड होगा या तो बोल्ड होगा, एंड यू आर आस्क्ड टू इम्प्रूव दैट बोल्डेड पार्ट। इफ यू फाइंड दैट बोल्डेड पार्ट इज परफेक्टली फाइन, अगर कोई भी उसमें एरर नहीं है, ग्रामेटिकल एरर, देन यू हैव टू जस्ट गो फॉर नो इम्प्रूवमेंट। एंड इफ यू फाइंड एनी एरर, आपको लगता है कि नहीं इस बोल्डेड पार्ट में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, देन यू हैव टू जस्ट गो फॉर रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शंस। उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सो विदाउट डिलेइंग एनी मोमेंट वी मस्ट स्टार्ट आवर क्लास टुडे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर अपीयर्स, ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। यहाँ पर बच्चों ध्यान दो कि अगर यहाँ पर बोल्डेड पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पर है अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के वर्टिकली डाउनवर्ड हो, यानी कि उसके बिल्कुल नीचे हो। हम नीचे का सेंस करते हैं। देखो गाइस, हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मैं दोनों लैंग्वेज एक साथ लेकर के चल रहा हूँ। अंडर का मतलब होता है कि किसी चीज के नीचे, जैसे मैं कहूँ कि टेबल के नीचे एक कैट है, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। या फिर मैं कहूं कि अगर वर्टिकली डाउनवर्ड, कि अगर टेबल के नीचे अगर कैट है तो उसके नीचे ही तो है, यानी कि हम वहां पर अंडर की बात करेंगे। अगर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। उसने अपनी व्हीकल कहां पे पार्क की? पेड़ की छाया के नीचे या पेड़ की छाया में पार्क की। इसका मतलब ये कि पेड़ की छाया के नीचे तो हम नहीं जा सकते हैं, पेड़ की छाया में जाएंगे। तो जब भी कोई चीज किसी चीज में अगर पूरी तरह से अंदर है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे? वी आर इन द क्लासरूम, वी आर इन द स्कूल, वी आर इन द रूम। तो हम पूरी तरह से उसके अंदर हैं, इसलिए हम वहां पर इन का यूज करते हैं। सिमिलरली यहां पर उसने पेड़ की छाया में उसने अपनी व्हीकल पार्क की, इसलिए हम जाएंगे यहां पर इन के लिए। सो बी इज योर राइट आंसर। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज बच्चों आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट रेज करो, क्योंकि वंस योर डाउट्स आर गेट क्लियर्ड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल while attempting common error or any other type of question in your examination। जब हमारे डाउट्स हमारे मन में रह जाते हैं ना, तभी हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि अंडर इज यूज्ड फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड, और इनका यूज बेसिकली यूज किया जाता है कि समथिंग दैट इज कंप्लीटली इनसाइड, जो पूरी तरह से अंदर है उसके लिए हम यूज करते हैं इनका। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू एंड नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर्ड ऑल्सो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गॉड हैज बेस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि बेस्टो का मतलब क्या होता है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर बेस्टो का मतलब होता क्या है। मैं हिंदी में भी बताऊंगा और मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा, सो दैट आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। बेस्टो का मतलब बेसिकली होता क्या है ये हमें जानना है। बेस्टो का मतलब होता है नवाजना। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मैं कहूंगा नवाजना, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैं कहूंगा कि यहाँ प्रोवाइड करना या देना। तो प्रोवाइड करना या देना का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि भगवान हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा है, यानी उसे संवार दिया है, यानी कि वो चीजें हमें प्रोवाइड की है। तो ये रूल कहता है कि जब कहीं भी आप बेस्टो वर्ड का यूज करो, यू हैव टू यूज अ प्रेपोजिशन दैट इज विद। जैसे मैं कहूं कि भगवान ने हमें टैलेंट से नवाजा है, तो टैलेंट क्या हो गया? वो चीज हो गई, तो उसे टैलेंट वर्ड के लिए हम विद का यूज करेंगे। तो यहां देखो, यहां तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। गॉड हैज बेस्टोड मैन, किस चीज से बेस्टो किया है? अनयूजुअल गिफ्ट से। यानी कि यहां के इसके पहले क्या होना चाहिए था? यहां पर विद होना चाहिए। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है? गॉड हैज बेस्टोड मैन विद अनयूजुअल गिफ्ट्स। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा एक भी क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो कि प्रीवियसली आस्क्ड ना हो। सारे क्वेश्चन कभी न कभी पेपर में पूछे गए हैं और मैं वही सारे क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल बेशक आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई एम जस्ट सिटिंग हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। अगर यहाँ की एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन ये है कि बेस्टो इज ऑलवेज फॉलोड बाई विद। बेस्टो हमेशा विद के साथ फॉलो होता है। दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ
क्वेश्चन नंबर 3, ही पार्ट्स हिज हेयर इन द सेंटर। जब कभी भी बहुत ही ओपन स्पेस में, मेरी बातें ध्यान से सुनना और एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है वो आप नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि ये सब चीजें आपको ना बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जाएंगी। देखो, इन द सेंटर और एट द सेंटर का यूज मैं इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत ही बड़ी सी जगह में जब मैं एक पॉइंट की बात करूंगा, एज अ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर हम यूज करते हैं एट। मैं क्या कह रहा हूं, आई रिपीट, कि जब बहुत ही बड़ी सी जगह में एक छोटे एक बिंदु मात्र की बात की जाए, एज अ पॉइंट अगर बात की जाए, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। कहते हैं कि उसने अपने बालों को बीच से पार्ट किया। यानी कि अगर मैं देखूं तो जो मेरा सर है वो एक कंपैरेटिवली बड़ी जगह है, ठीक है, और उसके बीच से मैं कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं एज अ पॉइंट ले रहा है, तो इसलिए हम यहां पर जाएंगे एट द सेंटर। तो सबसे पहली बात ये कि हमारा आंसर ए होगा। लेकिन इस एट का एक रूल मैं आपको और बता देना चाहता हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, वीडियो रीप्ले करके मेरी बातों को सुनना और लिख जरूर लेना, कि किसी भी चीज पर टारगेट या निशाना बनाने के लिए, हम हिंदी में भी देखते हैं कि हम निशाना लगाते हैं किसी चीज पे, इंग्लिश में कहते हैं कि हमने इसे टारगेट किया। तो किसी चीज पर टारगेट या निशाना लगाने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि जब क्लासरूम में टीचर कहते हैं कि बच्चों बोर्ड पर देखो, तो आपके देखने के लिए टारगेट वहां पर किसे किया गया है, बोर्ड को। तो मैं क्या कहूंगा, लुक एट द बोर्ड। कभी भी लुक ऑन द बोर्ड नहीं कहा जाता है, ये गलत होता है। और इस तरह क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। मैं कहूं कि गरीबों पर मत हंसो, तो वहां पर टारगेटेड कौन है, गरीब। मैं कहूंगा डोंट लाफ एट द पुअर। तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि एट का यूज हमने दो तरीके से देखा। एक तो बहुत ही ओपन स्पेस में या फिर बड़ी सी जगह में एक पॉइंट के बराबर, जिसे मैं कहूं कि मेरा दोस्त या फिर राहुल, सोनू, मोनू, कोई भी कि प्लेटफॉर्म पे बैठा है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी जगह है और उस पर कहीं अगर कोई बंदा अगर बैठा है तो एक बिंदु मात्र है, एज अ पॉइंट है। तो मैं क्या कहूंगा, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया, जो सेंटेंस में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं, कि ही वॉज सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और ही वॉज सिटिंग एट द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म तो बड़ी जगह है, तो उसके कंपेरेटिवली जहां पर वो बैठा है वो बहुत ही बिंदु मात्र है, बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होगा करेक्ट, ही वॉज सिटिंग एट द प्लेटफॉर्म। कई बार आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस गली के कोने पे मेरा घर है, माई हाउस इज एट द कॉर्नर ऑफ दिस स्ट्रीट। यानी कि एट द कॉर्नर ऑफ दिस स्ट्रीट, हमने वहां पर एट का यूज क्यों किया, रीजन ये, क्योंकि वहां पर जो गली है वो बड़ी है और गली के कंपैरेटिवली जहां मेरा घर है, जहां मेरी दुकान है, वो क्या एक बिंदु मात्र है। तो ये छोटी सी बात आप याद रखोगे, जब भी एज अ पॉइंट की अगर बात होती है तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। सो थिंक कि ये बहुत ही आसान हुआ। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख भी दिया है, टू शो टारगेट वी शुड यूज एट, हमें एट का यूज करना चाहिए। बहुत ही आसान है बच्चों, घबराने का नहीं है, बिल्कुल साथ में रहो और पढ़ते रहो, सब कुछ समझ आएगा। Now, question number 4. Mumbai is famous because of its textiles. Because of, बच्चों ध्यान रखना, because of जो होता है, this is a conjunction. कंजंक्शन तो आपको पता ही है कि दो क्लॉज को जोड़ता है। तो जब कभी भी आप कंजंक्शन का यूज करोगे तो इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट चाहिए और इसके बाद एक वर्ब चाहिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर के एक क्लॉज बनाते हैं। तो देखना, यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है। चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि नहीं सर मैं इसे सब्जेक्ट मानूंगा, तो इसके बाद वर्ब तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, रेदर दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंजंक्शन है तो डेफिनेटली सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, आगे वर्ब तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मुझे कुछ यहां पर ऐसा यूज करना चाहिए सो दैट ये ऑब्जेक्ट इसके बाद आकर के उसे फुलफिल करे। अगर मैं कोई प्रेपोजिशन यूज करूं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अगर आप देखो तो ये बिकॉज ऑफ तो जाएगा नहीं, यानी कि नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बच गया एट, इन और फॉर। तो ध्यान से देखो तो तीनों प्रेपोजिशन है। अब तीनों में से कौन सा यूज होगा, तो रीजन बताने के लिए, किसी भी चीज का अगर आप रीजन बताते हो तो रीजन बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, इसलिए हम यहां पर डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए तो कह रहा है टू शो स्पेशली, टू शो रीजन स्पेशली समथिंग पॉजिटिव। कोई चीज बहुत फेमस है, बहुत पॉजिटिव है, अगर आप उसका रीजन बताते हो तो हम फॉर का यूज जरूर करेंगे। अगर फिर भी आपको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट करो, आई एम जस्ट सिटिंग हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अ मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड टू 4 स्टेजेस।
ये तो बहुत ही आसान है। आप लोगों ने बचपन से ये सुना होगा कि जब कभी भी मैं डिवाइड वर्ड का यूज करूं तो यहाँ पर टू नहीं यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चों? इनटू होता है। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बचपन से सुना होगा। और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि मैं अपने मन से फ्रेम करके दे रहा हूँ, सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो एक्सप्लेनेशन इसका बहुत आसान हो जाएगा कि डिवाइड इज ऑलवेज फॉलोड बाई इनटू। बहुत ही ईजी है, टेंशन नहीं लेनी है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द ट्रेन इज रनिंग लेट टाइम। मेरा अक्सर कहना होता है कि जब आप इंग्लिश सीखने की तरफ बढ़ते हो तो आपको ना बहुत ज्यादा अवेयर रहना होगा। आपको आंख नाक कान बिल्कुल खोल करके रखना होगा कि आप कहीं भी ऑथेंटिक सोर्स से अगर आप इंग्लिश सुनते हो, पढ़ते हो या फिर बोलते हो, अगर ग्रामेटिकली अगर अच्छे इंग्लिश बोलते हो तो बिल्कुल उस बेसिस पर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आपने बचपन से बहुत बार ये जर्नी की होगी, यू कैन से ट्रेन से। तो जब ट्रेन टाइम से लेट चलती है और स्टेशन पे बैठे हुए हम अनाउंसमेंट सुनते हैं तो अनाउंसमेंट में वो क्या कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड द टाइम, यानी कि समय से पीछे चल रही है। 10 बजे आनी थी ट्रेन, वो 11 बजे आई, यानी कि समय से तो पीछे है 1 घंटे। यानी कि वो अनाउंसमेंट अगर आप याद करो तो वो अनाउंसमेंट भी पेपर में पूछा गया है। द ट्रेन इज रनिंग लेट टाइम कभी नहीं अनाउंसमेंट करते हैं। वो अनाउंसमेंट क्या करते हैं? द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम। सो द राइट आंसर विल बी बी। यानी कि यहाँ का एक्सप्लेनेशन अगर मैं देखूं तो क्या होगा कि कोई भी बस, कोई भी कार, कोई भी ट्रेन जिसका एक टाइम फिक्स्ड है कि इस टाइम पे यहाँ पर पहुंचेगी, इस टाइम पे वहां पे पहुंचेगी, और उस पर्टिकुलर टाइम से अगर वो लेट पहुंचती है तो हम वहां पर बिहाइंड का यूज करेंगे, यानी कि समय से वो पीछे चल रही है। ओके गाइस, इसलिए मैं कहता हूं ऑथेंटिक सोर्स से सुनो इंग्लिश, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी इंग्लिश। एक मन में जो डर बैठा हुआ है ना, बिल्कुल डर निकालो। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, ये सारे रूल्स के अलावा जब हम इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। वो प्रैक्टिस ही आपको आपकी डिजायर्ड जॉब दिलाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि रूल्स पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, काम खत्म। नहीं, द practice session is the most important और यू कैन से इंटीग्रल पार्ट इन योर प्रिपरेशन। मेरा तो ये भी मानना है कि आप टॉपिक छोड़ दो, मत पढ़ो। अगर आप पूरे साल सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ रीजन जानो, लॉजिक जानो, तो भी आप बहुत अच्छे नंबर के साथ एग्जाम में पास करोगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ओके गाइस, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट मल्टीपल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर का यूज हम करते हैं कब? जब बहुत ही लंबे समय के बाद अगर कोई काम होता है तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। मैं कहता हूं कि 7 साल बाद, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर कुछ भी चीजें होती है, जैसे कि आपके घर में पेरेंट्स ने एफडी की होगी, हम कहते हैं कि हाँ एक सर्टेन टाइम के बाद, बहुत लंबे समय के बाद वो पैसा जो होता है वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो आफ्टर आफ्टर हाउ मच टाइम? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के बाद, या फिर हम यूज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में से हम कोई भी यूज करेंगे। सो हियर द राइट आंसर विल बी ओवर। ओवर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस सेंटेंस में हम किसके लिए जाएंगे? नो इंप्रूवमेंट के लिए जाएंगे। बहुत आसान है, देखो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है कि ओवर इज बेसिकली यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय के बाद अगर कोई एक्शन होता है, कोई काम अगर होता है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। Okay guys, I think this is going to be very clear to all of you guys। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको मेरी बातें मेरी बातें अगर क्लियरली अगर आपको समझ आ रही है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है। गाइज, आपकी कमेंट्स हमारे लिए एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़े से और भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल अपने सजेशन भेजो, मैं बिल्कुल उसको कंसिडर करूंगा। ठीक है, और कमेंट्स बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एक तरह से कमेंट्स हमारे लिए एनर्जी है। हम एनर्जाइज हो जाते हैं कि हम बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, और आपके सजेशन का हमारे लिए हमेशा वेलकम है। आप बिल्कुल आप अपने सजेशन भेजो। सो क्वेश्चन नंबर 8, माई ओपिनियन ऑफ द प्ले इज दैट इट विल विन द नेशनल अवार्ड। देखो बच्चों, जब आप प्रेपोजिशन पढ़ोगे, मैं प्रेपोजिशन का भी लेक्चर बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो प्रेपोजिशन में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 जोन से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशन, दूसरा होता है हमारा यूसेज। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सर फ्रॉम का यूज क्या होगा, फॉर का यूज क्या होगा। और तीसरा होता है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? एक वर्ब होगी और एक वर्ब होगी और उसके साथ एक प्रेपोजिशन होगा। जैसे मैं कहूँ लुक और फिर मैंने उसके साथ एक प्रेपोजिशन डाल दिया आफ्टर, तो ये मिलकर के इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इनकी ना सरफेस मीनिंग ना होकर के इनकी टोटली डिफरेंट मीनिंग हो जाती है। लुक आफ्टर का मतलब ये नहीं होता है बाद में देखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन से। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी एक नाउन
कोई भी एक वर्ब या कोई भी एक एडजेक्टिव, ठीक है, इसके साथ एक कोई प्रेपोजिशन फिक्स कर दिया जाता है कि ये अगर नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है तो इसके साथ यही प्रेपोजिशन आएगा, दूसरा प्रेपोजिशन नहीं आ सकता है, और ना ही उसका कोई लॉजिक है, ना ही कोई उसका रीजन है, ये बाय डिफॉल्ट वही आता है। और आपके पेपर में 75% क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। आप समझ सकते हो फिक्स्ड प्रेपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पे कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी आप ओपिनियन वर्ड का यूज करते हो तो यहां पर ऑफ का यूज नहीं होता है, टू का यूज होता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि टू की एक मीनिंग होती है के प्रति। मैं कहूं कि हाँ, मेरे मेरे अंदर ना तुम्हारे प्रति ना क्या है, सिंपैथी है, ठीक है, तो के प्रति का सेंस आ गया तुम्हारे लिए। तो ये भी होता है कि माई ओपिनियन टू द प्ले, यानी कि जो मेरी राय है खेल के प्रति, तो ये भी लॉजिक फिट बैठ रहा है। और दूसरा मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला भी बिठा दिया यहाँ पे, यानी कि दोनों बातें हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ए, माई ओपिनियन टू द प्ले इज, मेरी राय इस खेल के प्रति ये है कि ये नेशनल अवार्ड जीतेगा। तो देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चों, घबराने का नहीं है। एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है कि ओपिनियन इज फॉलोड बाय टू, ओपिनियन के साथ हमेशा टू का यूज होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड। अब देखो यहां पर मैं दो बातें बताऊंगा, कुछ बच्चे हिंदी वाले हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश वाले हैं। प्रोवाइडेड की मीनिंग क्या होती है बच्चों? कंडीशन। क्या मीनिंग होती है? कंडीशन। और अगर हिंदी वाले बच्चे जानना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि प्रोवाइडेड की हिंदी होती है बशर्ते। अब बशर्ते कई बार ये काफी टिपिकल हिंदी हो जाती है, इसको मैं थोड़ा सा फाइन करके बताऊंगा। बशर्ते का मतलब ये होता है, जैसे कई बार हम लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी, हम कहते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा बशर्ते तुम मेरे साथ चलो, है ना। शर्त ये है कि तुम मेरे साथ चलो। मैं अपना होमवर्क 4 बजे से पहले कंप्लीट कर लूंगा, शर्त ये है कि मम्मी आप मुझे पास्ता खिलाओगे, है ना। तो वहां पे हमने कंडीशन डाल दी, वहां पे हमने एक शर्त बता दी। तो वहां पर जहां कहीं भी अगर आपको शर्त बतानी हो या फिर कंडीशन बतानी हो, वहां पे हम प्रोवाइडेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रोवाइडेड वर्ड फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। आई विल बाई द हाउस, मैं घर खरीदूंगा। कंडीशन ये है कि इट इज क्वाइट साउंड, ये बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि साउंड का मतलब आवाज भी होता है और साउंड का मतलब बहुत अच्छा भी होता है। तो यहाँ तो परफेक्टली फाइन है, यहाँ तो मीनिंग बिल्कुल फिट बैठ रही है कि मैं ये घर खरीदूंगा बशर्ते ये बहुत ही अच्छा हो, यानी कि प्रोवाइडेड परफेक्टली फाइन है। सो वी मस्ट गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो इंप्रूवमेंट। देख रहे हो कितना आसान है, मुश्किल नहीं करना है। आप ना नोट्स बनाओ, मैं ये जो एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ या फिर जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुन करके नोट्स बनाओ। पेपर होने से पहले बहुत सारे ऐसे लेक्चर आप होकर के गुजरोगे, तो जब आप बहुत सारे लेक्चर से होकर के गुजरोगे, बहुत सारी बातें मैं बोलता हूँ, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, उसको नोट्स बनाओ और एग्जामिनेशन होने से पहले उस नोट्स को एक बार रिवाइज करो। आप देखना आपको कितना मजा आने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ एक टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमन एरर भी कर रहा हूँ डिस्कस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है। आगे आने वाली क्लासेस में जम्बल्ड वर्ड्स भी होंगे, फिल अप द ब्लैंक्स भी होंगे, पैसेज भी होंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे, क्लोज टेस्ट भी होगा, मिस स्पेल्ड भी होंगे, वन वर्ड इडियम्स, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं मैं। अभी तो शुरुआत है बच्चों, अभी तो ये मैंने शुरुआत किया है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू जस्ट बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू जस्ट मेक नोट्स, यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपको ये चीजें रिवाइज करनी होगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सतीश टोल्ड हिज मदर दैट, सतीश ने अपनी माँ से कहा ही हैड बीन रीडिंग फॉर 6 आवर्स। अब देखो एक होता है पीरियड। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीरियड क्या होता है। पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ये हो जाता है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि जहां से बच्चों आपको ये बात समझ आ जाए कि कितनी देर, है ना, क्योंकि कितनी देर का ही मतलब क्या होता है कि वो पीरियड है और वो ड्यूरेशन है। जहां पर आपको बात समझ आ जाए कि कितनी देर, वहां पर हम यूज करते हैं किस चीज का? सबको पता है, सारे बच्चे स्मार्ट हैं, वहां पर हम यूज करते हैं फॉर का। लेकिन जहां पर पॉइंट की बात आ जाए,
जहां पर ये बात आ जाए कि कब से, यानी कि जो एक्शन स्टार्ट हुआ है वो स्टार्टिंग टाइम क्या था, यानी कि आपसे इनिशियल टाइम अगर जानना चाहे तो वहां पर हम यूज करते हैं सिंस का। जैसे एक एग्जांपल समझो, मैं आपसे कहूं कि 4 घंटे से, तो 4 घंटे ये तो कितनी देर, तो 4 आवर्स, तो वहां पे मैं जाऊंगा फॉर। और अगर मैं कहूं 4 बजे से, तो 4 बजे तो स्टार्टिंग टाइम है, यहां से तो मुझे नहीं पता चल रहा है ना कि कितनी देर, तो वहां पर मैं यूज करूंगा सिंस। तो यहां पर देखो, यहां पे बात हो रही है 6 आवर्स की, तो भाई ये तो पीरियड है, ये तो ड्यूरेशन है, तो फॉर का यूज होना चाहिए भाई, परफेक्टली फाइन है, वी मस्ट गो फॉर नो इंप्रूवमेंट। तो यही मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया कि सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2010 से, तो 2010 तो स्टार्टिंग टाइम है ना, एक आपको पॉइंट बता रहा है, तो वहां पर मैं कहूंगा सिंस 2010। लेकिन अगर मैं कहूं 10 इयर्स, 10 साल, तो वहां तो आपको ड्यूरेशन का पता चल रहा है, वहां पे हम जाएंगे फॉर के लिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द 3 daughters डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्व्स। बहुत ही आसान है, बिटवीन का यूज टू के लिए होता है, और जब भी अगर कोई चीज मोर देन टू हो, अगर दो से ज्यादा हो, तो बच्चों आपने बचपन से पढ़ा होगा, वहां पर हम यूज करते हैं अमंग। तो देखना यहाँ पर टोटल कितनी डॉटर्स है, 3 daughters है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या जाना चाहिए, अमंग का यूज होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है कि बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू व्हाइल अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए करना होता है। ओके गाइस, दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, वी सॉ वन टाइगर अप्रोच्ड टू अस। देखो याद रखना, अप्रोच के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, तो देखना ये 3 ऑप्शन में कि कहां पर है अप्रोच जिसके साथ टू या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है। भाई टूवर्ड्स है, नहीं आएगा, टू है, नहीं आएगा, यहां पर इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यही सब होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ हम ये प्रेपोजिशन फिक्स कर देते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। मैं उसकी भी लिस्ट लेकर के आ रहा हूं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। आप बस आराम आराम से, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, ये वाली स्ट्रेटेजी आप अपनाओ, और देखो पेपर में सिलेक्शन जरूर होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ की बात हम क्या याद रखेंगे, अप्रोच डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आई वॉज एंग्री एट माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ बिग मिस्टेक। मैं खुद से बहुत नाराज था, क्रोधित था, गुस्सा था, किस लिए, फॉर मेकिंग सच अ बिग मिस्टेक, इस तरह की बड़ी गलती करने के लिए। तो देखो, जब हम किसी व्यक्ति से अगर क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, किसी पर्सन से अगर हम गुस्सा हो जाते हैं, तो एंग्री वर्ड के साथ एट का यूज नहीं होता है। एंग्री वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, विद का। कभी भी हम बोलचाल की भाषा में ऐसे यूज कर लेते हैं। कई बार आप वेब सीरीज देखते हो, इंग्लिश मूवीज देखते हो, उसमें लिखते हैं कि हाँ, आई एम एंग्री ऑन यू। एंग्री के साथ ऑन नहीं आता है। यू कौन होता है, पर्सन होता है। आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड्स, आई एम एंग्री विद माई फादर, आई एम एंग्री विद माई ब्रदर। तो जब भी पर्सन के साथ अगर आप गुस्से में हो, क्रोधित हो, तो वहां पर विद का यूज करोगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों, कि एंग्री टेक्स विद फॉर अ पर्सन। एंग्री हमेशा क्या लेता है, विद लेता है, ठीक है, और उसके साथ हम पर्सन अगर है तो विद का यूज करेंगे। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज नोन बाय अदर। एक चीज याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली मेरा मतलब यहां पर ये है इज, एम, आर, वॉज और वर। ये 5 तरह की वर्ब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं यूज करूं, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, इतनी बात सबको पता होगी। और आपको ये भी पता है कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जनरली बाई का यूज करते हैं, बाई राम, बाई श्याम, अ मैंगो वाज इटन बाई राम, ऐसे करके हम करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, जनरली बाई। लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर इज आ गया और नोन आ गया, तो देखना हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमने समझ लिया पैसिव वॉइस। तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बाई तो यूज होता ही है, लेकिन कहता है कि नहीं, अगर नोन है तो नोन के साथ बाई का यूज ना करके टू का यूज होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सॉक्ड है,
शॉक्ड के साथ भी एट आता है, सरप्राइज्ड के साथ एट आता है, लाफ्ड के साथ एट आता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस के भी ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये बात आपको याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में बाई का यूज होता है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसके साथ हम बाई का यूज ना करके टू का यूज करते हैं, और यहां पर एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है कि इन पैसिव वॉइस वी यूज टू विद नोन। हम कहते हैं आई एम नोन टू यू, कभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा आई एम नोन बाई यू। कभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यू आर नोन टू मी, ऐसा मैं कहूंगा। कभी ये नहीं कह सकता कि हाँ यू आर नोन बाई मी, ये गलत हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। So question number 15, he could not cope up with, this is the most important question, why in day to day life when we speak English we speak like this, cope up with, जबकि कोप के साथ अप का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। आप क्या यूज करोगे? कोप विद। और कोप विद का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट करने का मतलब होता है कि सामना करना। जैसे मैं कहूं कि मैं इतनी सारी डिफिकल्टीज का सामना नहीं कर सकता, तो मैं क्या कहूंगा? आई कैन नॉट कोप विद ऑल दिस डिफिकल्टीज। यानी कि वहां पे मैं कोप अप विद यूज नहीं करूंगा। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी स्पोकन में अप का यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है, और इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। और बच्चों, अगर आपको समझ आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें और कमेंट्स जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट दें, अगर कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट्स जरूर दें। और चीज़ों को नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके रिवाइज करो डेली बेसिस पे, ताकि चीजें आपकी और भी बेहतर हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी गाइज। थैंक्स अ लॉट। सारे बच्चे अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, भगवान का नाम ले, नौकरी सबको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच गाइज।